नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी शब्द विवेचन पर हमने अपने पिछले 2 व्याख्यान दिए। आज हम हिंदी की विविध शैलियाँ या उसके जो विविध रूप है, जैसे व्यावहारिक हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी, उर्दू, रिक्ता और हिंदवी या हिंदुस्तानी, उस पर हम थोड़ा सा विशद चर्चा या विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम हम आज लेते हैं व्यावहारिक हिंदी। व्यावहारिक हिंदी एक ऐसी सामान्य हिंदी भाषा को व्यावहारिक हिंदी कहते हैं जिसके ढांचे का निर्माण उसकी विविध बोलियों से हुआ है, जिसे व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, यात्री, विद्यार्थी, चपरासी, चौकीदार, उपदेशक, राष्ट्रीय नेता, जन सेवक आदि नित्य प्रति व्यवहार में लाते हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के दैनिक व्यवहार की भाषा है, जिसका प्रयोग सिनेमा, रेडियो, कारखानों, सरकारी कार्यालयों आदि में नित्य प्रति होता है, जिसे बोलकर एक नगरवासी देहातियों पर रौब जमाता है। जिसे सभ्यता का चिन्ह समझा जाता है, जो पारस्परिक वार्तालाप, पत्र व्यवहार आदि में अधिक काम आती है, जिसमें विभिन्न भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों की बहुलता है, जो तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों से निर्मित है तथा जो भारत में जन साधारण के व्यवहार की भाषा है। इस व्यावहारिक हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग बोलचाल में होता है। यह व्याकरण के नियमों से पूर्णतया अनुशासित नहीं होती, किंतु व्याकरण सम्मत होती है। यह किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और न इसका क्षेत्र ही संकुचित है, क्योंकि इसका प्रयोग संपूर्ण भारत में देखा जाता है। यही भाषा स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा रही है तथा इसका झुकाव लोक प्रचलित शब्दों की ओर अधिक रहा है। इसी कारण इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, रूसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, द्रविड़, मुंडा आदि देशी एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है। नंबर 2, परिनिष्ठित हिंदी। उस टकसाली और स्टैंडर्ड हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी कहते हैं, जो पूर्णतया व्याकरणानुमोदित है, जिसका प्रयोग साहित्य, समाचार पत्र, मैगजीन आदि में होता है, जिसको सुशिक्षित व्यक्ति अधिकाधिक काम में लाते हैं, जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों तक हिंदी की अनिवार्य शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त करके संपूर्ण देश में व्याप्त है, जिसको विदेशी विश्वविद्यालयों में भी मान्यता प्राप्त करके जिसको विदेशी विश्वविद्यालयों में भी मान्यता प्राप्त है, जो भारतीय संघ की संपर्क भाषा है, जिसके स्वरूप का निर्माण हमारे भाषा शास्त्रीय व्याकरणों, आप्त पुरुषों, साहित्यिकों, लेखकों, व्याख्याताओं, कवियों एवं भाषाविदों ने किया है, जो राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और साहित्यिक भाषा का मूलाधार है, जो सामान्य एवं व्यावहारिक हिंदी से सर्वथा पृथक और विशिष्ट है, जो शिष्टजनों द्वारा ग्रहित विशुद्ध एवं साधु प्रयोगों से संपन्न है, जो आलोचनात्मक एवं काव्यात्मक विच्छित्तियों से परिपूर्ण है, जो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं दार्शनिक विवेचन के लिए पूर्णतया सक्षम एवं समर्थ है, जो अभिव्यंजना की विविध भंगिमाओं से ओतप्रोत है, जो कलात्मक सर्जन के क्षेत्र में सर्वग्राह्य है, जिस पर व्यावहारिक भाषा की अपेक्षा भाषागत संदर्भों का दबाव अधिक दिखाई देता है तथा जिसमें लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, उपचार वक्रता, नूतन शैली भंगिमा आदि का प्राधान्य है। ऐसी परिनिष्ठित भाषा में व्यावहारिक भाषा की अपेक्षा शब्द के साहचर्य से झंकृत अनेक शब्दार्थ संबंधों के संदर्भ से अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। जैसे व्यावहारिक भाषा में कमल या चंद्रमा साधारण शब्द है, जबकि परिनिष्ठित भाषा में आकर जब ये काव्य रूप ग्रहण कर लेते हैं, तब इनके साहचर्य से उद्भूत होने वाली कोमलता, पवित्रता, उज्ज्वलता, सुंदरता, सुकुमारता आदि का अनुभवन कराने की सामर्थ्य इसी भाषा में है। विभिन्न तकनीक विषयों के प्रतिपादन के लिए इसी परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है
और वैज्ञानिक अनुसंधानों के विवेचन के लिए भी इसी भाषा की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इस प्रकार जिस परिमार्जित एवं परिष्कृत हिंदी का प्रयोग ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं के लिए विविध प्रकार के ग्रंथों, भाषणों, प्रवचनों, वार्ताओं, साहित्यिक विधाओं आदि में होता है, उसे परिनिष्ठित हिंदी के नाम से अभिहित किया जाता है। नंबर 3, हमने व्यावहारिक हिंदी और परिनिष्ठित हिंदी की बात करी और विद्यार्थियों में अपनी बात को पुनरावृत्ति करती हूँ कि जो मैंने बात आपको अभी पिछले 3 व्याख्यान में बता रही हूँ वो नेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लेते हैं उर्दू को। यद्यपि यह उर्दू शब्द मैंने कल भी बताया था कि उर्दू की क्रियाएं और विभक्तियाँ हिंदी की है और उसके शब्द भंडार अरबी फारसी के। जब किसी भाषा की क्रियाएं और विभक्तियाँ जिस भाषा की होती है वो भाषा उसी से निकली हुई या उसी की उपबोली मानी जाती है। आइए हम उर्दू को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। यद्यपि यह उर्दू शब्द आजकल एक विशिष्ट भाषा के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि इसका शाब्दिक अर्थ है खेमा, तंबू, पड़ाव, डेरा, छावनी, किला या शिविर। इसलिए काजी उर्दू अर्थात छावनी का न्यायाधिकारी, उर्दू लश्कर अर्थात लश्कर का शिविर, उर्दू मोहल्ला अर्थात बड़ा किला आदि शब्दों में उर्दू शब्द छावनी या किले के अर्थ में ही आया है। औरंगजेब के समय से लेकर मोहम्मद शाह रंगीले के समय तक तत्कालीन भाषा के 3 रूप प्रचलित थे। हिंदी या हिंदवी अर्थात सामान्य जनता की भाषा, नंबर 2 ज़बान उर्दू या मुअल्ला अर्थात बड़े किले की भाषा, और बाज़ारों में प्रचलित हिंदी मुसलमानों की मिलीजुली भाषा। इस दूसरे स्तर की भाषा ज़बान उर्दू या मुअल्ला बड़े किले की भाषा के स्थान पर कालांतर में ज़बान उर्दू की ज़ुबान या अहले उर्दू की ज़ुबान उर्दू में रहने वालों की भाषा के नाम से शेष रह गया। फिर आगे चलकर उर्दू की बोली नाम कुछ दिनों तक चला और फिर छंटते छंटते इसके स्थान पर भी केवल क्या रह गया, उर्दू नाम इस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। वास्तव में यह भाषा पहले दरबारों में ही प्रचलित थी, जैसा कि अदीब उल मुल्क नवाब नसीर हुसैन खान ख्याल ने लिखा भी है कि लोग समझते हैं कि हमारी उर्दू खुले बाज़ारों और तंग कूचों की हवा खाकर हम तक पहुंची, मगर नहीं, उसने तो महलों से परवरिश पाई है। इतना ही नहीं, अपने आगे यहाँ तक लिखा है कि बेखबर जो चाहे कहे, मगर उर्दू बादशाहों, महाराजों और हमारे उमरा की गोद में पलकर जवान हुई है और किलों महलों की हवा खाकर बाहर निकली है और आज भी उन्हें शाही मुतवसलिन और पुराने घरों के सिवा उसका सही ठिकाना कहीं और नहीं मिल सकता। मुगलों के पतन के पश्चात यह उर्दू भाषा किले की ज़बान न रहकर गली कुंचों बाज़ारों की भाषा बन गई। पहले अमीर खुसरो से लेकर वह चली तब सभी कवि अपने को हिंदी का ही कवि कहा करते थे। माफ़ कीजिएगा, अमीर खुसरो से लेकर वली तक सभी कवि अपने को हिंदी का ही कवि कहा करते थे, चाहे उनकी कविता में फारसी के शब्द भी यत्र तत्र रहते थे। किंतु दिल्ली के मीर सौदा और दर्द ने तथा लखनऊ के नासिक और आतिश ने हिंदी में से संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को चुन चुन कर निकाल दिया और उसके स्थान पर अरबी, फारसी एवं तुर्की के शब्द खोज खोज कर रखने लगे। इतना ही नहीं, इस भाषा में अर्जुन और भीम के स्थान पर रुस्तम और सोहराब को वीरता के आदर्श के लिए, उषा और अनिरुद्ध के स्थान पर शीरी फरहाद या लैला मजनू की प्रेम के आदर्श के लिए, दशरथ के स्थान पर हजरत याकूब को वात्सल्य के आदर्श के लिए, कुबेर के स्थान पर कारू को धनपति के आदर्श के लिए, प्रयाग और हरिद्वार के स्थान पर मक्का और मदीना की तीर्थ स्थानों के आदर्श के लिए तथा गंगा यमुना के स्थान पर दजला फरात को नदियों के आदर्श के लिए अपनाया जाने लगा। इतना ही नहीं, कोयल और मैना के स्थान पर बुलबुल और कुमरी, हिमालय और विंध्याचल के स्थान पर कोकाफ और नूर, स्वर्ग और नरक के स्थान पर बहिश्त और दोखा जख, आत्मा और परमात्मा के स्थान पर रूह और खुदा का प्रयोग होने लगा। इस तरह उर्दू धीरे धीरे पूर्णतया मुस्लिम संस्कृति एवं इस्लाम धर्म के रंग से रंग गई। इसका जन्म तो भारत में ही हुआ था, किंतु इसका रूप, इसका वेश,
इसके उपमान, इसकी लिपि एवं इसका वातावरण पूर्णतया विदेशी हो गया। अंग्रेजी के समय में तो इसने इतना जोर पकड़ा कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा और हिंदी हिंदुओं की भाषा करार दे गई। पाकिस्तान बनने से पहले दिल्ली, रामपुर, लखनऊ और हैदराबाद उर्दू के 4 केंद्र थे। आजकल यह भाषा पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। इस उर्दू भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द अधिक प्रयुक्त होते हैं। इसमें क, ख, ग, ज़, फ ध्वनियाँ अधिक प्रचलित हैं। ये क, ख, ग, ज, फ के नीचे जो बिंदी लगती है उसे नुक्ता कहते हैं। उनसे जो ध्वनि निकलती है वो 5 ये ध्वनियाँ अधिक प्रचलित थी उर्दू में। इसमें अरबी का जॉय, जे, जाल और ज्वाद ये 4 प्रकार की ध्वनियाँ एक ज ध्वनि के लिए ही काम में आती है। इसके अधिकांश शब्दों के अंत में हाई, मुस्तफ़ी विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे मसल, मुआमल, खजाना आदि। इसमें हिंदी की महाप्राण ध्वनि के स्थान पर अंत में प्रायः अल्प प्राण ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे भूख, तो ख महाप्राण है तो इसकी जगह भूख, क अल्प प्राण, धोखा, धोखा, हाथ, हाथ, पौधा, पौधा आदि। इसमें बहुवचन बनाने के लिए आत या आन प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे मकान, मकानात, हाल, हालात, मालिक, मालिकान, काश्तकार, काश्तकारान आदि। कुछ शब्दों के बहुवचन विविध वजनों के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे अमीर, उमरा, कायदा, कवायद, हक, हकूक, खबर, अखबार आदि। इसके एक वचन में हिंदी के वह के स्थान पर वो या वो सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसमें मुहावरों का प्रयोग अधिक होता है। शेष अधिकांश प्रयोग हिंदी के ही समान मिलते हैं। इसी कारण इसे हिंदी की ही एक शैली माना जाता है। हिंदी, हिंदुस्तानी और रेख्ता और दक्षिणी हिंदी की जो विविध शैलियाँ हैं उसका हम विवेचन और चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। आज हम व्यावहारिक हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी और उर्दू पर बात करी। विद्यार्थियों बहुत ध्यान से सुनिए और इसमें से आप शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे नोट्स भी बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके इसमें से बहुत सारा सामग्री मिल जाएगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।